विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया साइंस के खास कार्यक्रम में जिसका कि नाम है कोरोना को हराना है। कोरोना की दूसरी लहर में बड़ों के साथ-साथ बच्चों के लिए भी खतरा है और अब बच्चों के लिए चूंकि वैक्सीन भी नहीं है तो ऐसे में बड़ा सवाल ये होता है कि इस सिचुएशन में इस वायरस से अपने बच्चों की रक्षा कैसे करें? तो हम इस अहम मुद्दे पर आपको वो सारी जानकारी देंगे जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के प्रेसिडेंट, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के हेड और जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ पीयूष गुप्ता जी। पीयूष गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया साइंस चैनल में। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो पहली लहर थी कोरोना की, उसमें ये कहा जा रहा था कि बच्चों में संक्रमण का खतरा ज्यादा नहीं है, लेकिन अब जो ये लहर आई है, इसमें क्या स्थिति है? बच्चे कितने खतरे में हैं? देखिए ये पहली और दूसरी लहर में काफ़ी अंतर है। एक तो दूसरी लहर में सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वायरस की, यानी कि उसका जो संक्रमणपन है वो बढ़ गया है। तो ज़्यादा लोग अफ़ेक्ट हो रहे हैं। अब वो वायरस में कुछ म्यूटेशंस हुए हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। और दूसरा एक बड़ा कारण ये था कि जब केसेस कम होने लगे, जनवरी-फरवरी के आसपास, तो लोगों ने अपना गार्ड नीचे कर दिया। यानी कि जो प्रिकॉशंस लेते थे, मास्क पहनते थे, सब जगह वो जाते रहे, मॉल में भी सब घूम रहे, सारे मॉल खुल गए, सब चीज़ें मतलब पूरा खुल गया और रेस्टोरेंट भी, पिक्चर हॉल्स तक भी खुल गए। तो लोग ज़्यादा संपर्क में एक-दूसरे के आए और फिर इस वायरस ने अपना सर उठाना शुरू किया। अब वो एक नेचुरल है कि जब भी आप कोई भी प्राणी है, वायरस भी एक तरह से एक जंतु है कि वो चाहता है कि मैं फलूँ-फूलूँ और अब उसके लिए वो भाँति-भाँति के प्रयास करता है। और अब इस बार जो वायरस का जो ये प्ररूप आया है, इसमें बच्चे भी बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रहे हैं। बच्चे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बच्चे घर से बाहर निकले, स्कूल तो नहीं गए, बट फिर भी बच्चों ने बाहर खेलना, खाना, पेरेंट्स के साथ घूमना काफ़ी शुरू किया। बच्चे इन्फेक्ट एडल्ट को कम करते हैं, जहाँ तक होता है एडल्ट ही बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन हाँ, बच्चा एक सोर्स हो सकता है ट्रांसमिशन का डेफ़िनेटली। तो बच्चे डेफ़िनेटली इस लहर में हमने देखा है कि बच्चे ज़्यादा अफ़ेक्टेड हैं, पहले के बनिस्बत हालाँकि उतनी फिर भी मैग्नीट्यूड नहीं है जितना वयस्कों में है, जितना एडल्ट्स में है। और बच्चों में इस बार थोड़े सीरियस इन्फेक्शन भी हो रहे हैं। तो ये देखने में आया है, थोड़ा-सा अवेयरनेस भी बढ़ी है। अवेयरनेस की वजह से ये है कि हाँ, हमें जल्दी पता लग जाता है, हम जल्दी थोड़ा-सा ज्ञान बढ़ गया है कि कब बच्चों में सस्पेक्ट करें। अब बच्चों में आप कब सस्पेक्ट करें कि कोरोना के लक्षण हो सकते हैं? बच्चों में थोड़े विभिन्न प्रकार के लक्षण भी हो सकते हैं। जैसे आम तौर से फ़ीवर, बुखार एक आम लक्षण है। लेकिन बच्चों में जो कोरोना की बीमारी है, ये लूज़ स्टूल यानी दस्त और उल्टी और शरीर पे दाने, चकत्ते, रैश इस तरह भी फैल सकती है और इस तरह भी उसका संक्रमण के जो लक्षण हैं, ये बच्चों में दिखाई दे सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब, अभी चूंकि बच्चों के लिए वैक्सीन आई नहीं है, तो अब ऐसी स्थिति में हम लोग बचाएं कैसे बच्चों को? उनको क्या ऐसा करें कि संक्रमण ना हो उनमें? देखिए, सबसे तो यही है कि बच्चों को अ, एक जो वातावरण में जितना खुलापन है, थोड़ा वो कर्टेल तो करना पड़ेगा। अब मानते हैं कि उसमें ठीक है, बच्चे को कई बार मानसिक समस्या भी होती है कि मैं बाहर नहीं जा पा रहा, खेल नहीं पा रहा हूँ, तो वो थोड़ा-सा एक
प्रिकॉशन जो एडल्ट्स के लिए है वही बच्चों के लिए है। मतलब वही सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, वही मास्क लगाने की बात है अगर कहीं जा रहे हैं, हैंड वॉशिंग की बात है, तो वही वाले सारे प्रिकॉशन बच्चों के लिए। अब है कि हाँ, बच्चों की इम्यूनिटी कैसे आप बढ़ा सकते हो? इम्यूनिटी के लिए अब वैक्सीन वाली इम्यूनिटी तो बच्चों के लिए अभी नहीं है फिलहाल, हालाँकि ट्रायल्स चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही बच्चों के लिए भी कुछ गाइडलाइन वैक्सीनेशन की आएँगी, खास तौर से बच्चे जो 6 साल से बड़े हैं। लेकिन अमूमन अब अगर घर में कोई वयस्क हैं, जिनको कोरोना है, तो अब बच्चे तो उसी घर में रहेंगे। आप बच्चों को तो दूसरे कहीं नहीं भेज सकते। और एक आम तौर से सवाल लोग पूछते हैं कि भई अगर घर में माँ-बाप को, पेरेंट्स को हो गया, तो बच्चे को क्या नाना-नानी के यहाँ भेज दें या दूसरे के यहाँ भेज दें? तो ये बड़ा अहम सवाल है। तो ये ध्यान रखें कि बच्चे को कहीं नहीं भेजना है, क्योंकि बच्चे को हो सकता है आपसे इन्फेक्शन लग चुका हो, जो कि ज़्यादातर लग चुका होगा और बच्चे में लक्षण नहीं होते। और अगर वो नाना-नानी या दादा-दादी या किसी और ऐसे घर में गया, जहाँ एल्डरली लोग हैं, जहाँ पर वृद्ध लोग हैं और उनमें कोई अन्य बीमारी है, जैसे कोई किडनी की बीमारी है, लिवर की है या अस्थमा की बीमारी है, उन लोगों में फिर बच्चे से संक्रमण होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। आम तौर पर बच्चा संक्रमण नहीं करता, लेकिन ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनमें बच्चा संक्रमण फैला सकता है। तो बच्चे को घर पर ही रखें और प्रिकॉशन यही है कि अपना हाइजीन अच्छी रखें, घर का खाना खाएँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि जंक फूड ना खाएँ। वो बहुत, क्योंकि घर में बैठ के आप हर तरह की फ्राइड चीज़ें या तो घर में भी बना के खाते हैं या बाहर से अभी भी ऑर्डर तो हो रहे हैं, बाहर से भी मंगाया जा रहा है। तो कोशिश करें कि बाहर का तो बिल्कुल बंद करें और घर की बनी हुई चीज़ें, ताज़े फल, और बजाय इसके कि हम विटामिन की गोलियाँ लें, बजाय इसके कि हम कुछ और सप्लीमेंट्स की ज़रूरत की तरफ भागें, हमें भोजन से और एक संतुलित भोजन से, सब्जियों से, फलों से जितने अच्छे मिलते हैं विटामिन्स, वो कहीं से नहीं मिलते। और उसमें भी एक भ्रांति है कि फ्रूट जूस, आपने वो पैकेटेड फ्रूट जूस आते हैं, आपने लाके रखा और कहा कि मैं तो, मेरा बच्चा 2 गिलास फ्रूट जूस पी जाता है। तो मानिए उस फ्रूट जूस में 15% फ्रूट है, बाकी सारी शुगर है। तो उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई इम्यूनिटी नहीं बढ़ रही। ताज़े फल फल तो अभी भी मिल रहे हैं, फल-सब्जियाँ उपलब्ध हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये संतुलित भोजन सबसे अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए, जिससे कि उनकी बीमारी से बचा जा सकता है। जी, डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छी बात आपने बताई और मैं खासतौर इस पर आपसे पूछना भी चाह रहा था कि ये जो जैसे आपने बताया विटामिन्स, मिनरल्स और ये सब गोलियाँ जो है लोग अपने आप ले रहे हैं, जो सेल्फ मेडिकेशन है। क्या बच्चों को इस तरह से विटामिन या इस तरह की चीज़ें दी जानी चाहिए अपने आप? ये ये बड़ा मुश्किल सवाल है। आम तौर पर इसकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, जब तक कि बच्चे को एक संतुलित भोजन पड़ रहा है। तो मैं इसके बहुत फ़ेवर में नहीं हूँ कि कोई सप्लीमेंट दिए जाएँ, ख़ास तौर से जब बच्चा हेल्दी है और उसको आप वो सभी चीज़ें क्योंकि जो एलिमेंट या जो विटामिन, मिनरल एक नेचुरल प्राकृतिक भोजन से मिलता है, गोली से जो मिलता है उससे उसकी तुलना नहीं की जा सकती। फिर आप गोलियाँ 3 तरह की, 4 तरह की देते हैं, जो तरह-तरह के विटामिन सप्लीमेंट्स हैं और ये आपस में इंटरैक्ट भी करते हैं और न जाने क्या। तो इसलिए बेहतर यही है और कोई ऐसा प्रूवन बेनिफिट नहीं है कि आप अगर गोली देते हैं तो आपके बच्चे को कोरोना नहीं होगा। ये तो सब मानते ही हैं। जी, डॉक्टर साहब एक सबसे जो अहम बात है और लगातार पेरेंट्स भी इसको लेके थोड़ा परेशान हैं कि मास्क पहनने की सलाह आजकल सबको दी जा रही है, घर पे भी मास्क पहनने को कहा जा रहा है। अब ऐसे में बच्चों को क्या मास्क लगाना चाहिए और लगाना भी चाहिए तो क्या बहुत छोटे बच्चे जो हैं उनको मास्क लगाना चाहिए? अब जहाँ तक जो घर में बैठने व लगाने वाली बात है ना, मुझे लगता है वो थोड़ा मिस इंटरप्रेट हुई है। ये कहा गया कि यदि घर में कोई कोरोना का मरीज़ हो, तो बाकी को मास्क लगाना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इसमें एडल्ट्स भी आते हैं और बच्चे भी आते हैं। अब है बच्चे टॉलरेट कैसे करते हैं मास्क को? विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से 5 साल के ऊपर के बच्चे को मास्क लगाना चाहिए। हमारे इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी भारतीय बाल अकादमी के रिकमेंडेशन के हिसाब से हम कहते हैं कि 2 साल के बच्चे के ऊपर को मास्क लगाना चाहिए। अगर वो टॉलरेट करता है तो, उससे अगर दिक्कत नहीं होती। तो और मास्क ऐसे घर में परिवार है, सब लोग हैं तो मुझे लगता नहीं कि
नॉर्मल सिचुएशन में मास्क लगाएं, लेकिन हाँ बाहर जा रहे हैं तो मास्क, या किसी के संपर्क में आ रहे हैं, दूसरे बच्चों को बात भी कर रहे हैं बाहर खड़े होके, तो मास्क अवश्य पहनना चाहिए। या कई सामान लेने बाहर निकलना होता है कई बार, या थोड़ा टहलने कभी निकल जाते हैं, कभी धूप में निकल गए, अभी थोड़ा सा विटामिन डी लेने के लिए, तो ऐसी स्थिति में मास्क का प्रयोग करना चाहिए। और जो हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसकी तो बात हम कर ही चुके हैं। जो पब्लिक फंक्शंस हैं, है ना? अब कहते हैं कि आप 20 लोग हैं या 50 जा सकते हैं, तो 20 भी क्यों जाएँ? तो ठीक है, तो आप अवॉइड करिए जब तक कि आपका, अभी कल मेरे यहाँ किसी मित्र के यहाँ शादी हुई, तो वो लड़की अपने घर में थी, लड़का अपने घर में था, पंडित जी अपने घर में, ऑनलाइन हो गया सब। तो अब ऐसी स्थिति में ठीक है, कोई गैदरिंग नहीं हुई तो पब्लिक फंक्शन अवॉइड करें, सोशल गैदरिंग अवॉइड करें, बाहर बच्चे खेलते हैं घास में, पार्क में, कुछ दिन के लिए वो थोड़ी असुविधा होगी, थोड़ा मेंटल प्रेशर पड़ता है, ये बात बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखने की। तो कि बच्चे को अगर आप उसके नेचुरल एनवायरनमेंट से अलग कर रहे हो, उसका नेचुरल एनवायरनमेंट या प्रकृति है कि वो औरों के साथ मिले, औरों के साथ खेले, और उससे अगर हम उसे रोक रहे हैं, तो उस पर एक असर पड़ता है कि ये कब तक चलेगा। तो घर में ही ऐसे कुछ एवेन्यूज़ बनाएँ कि आपस में साँप-सीढ़ी, लूडो कुछ भी आप खेल सकते हैं, नए कुछ गेम्स बच्चे के साथ खेल सकते हैं, पेरेंट्स भी अगर घर में हैं, और थोड़ा बहुत एक लिमिट ध्यान में रखकर ऑनलाइन इंटरैक्शन किया जा सकता है। अब ये ऑनलाइन इंटरैक्शन वाली बात बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चा स्कूल का काम, अब सरकार से गाइडलाइन आ गई है कि कितने बड़े बच्चे को कितना ज़्यादा टाइम स्क्रीन पर रहना चाहिए। तो स्क्रीन टाइम अपना बहुत सोच समझ कर खर्च करना है। ये समझना है ये पूँजी है, कि अगर मुझे छोटे बच्चे को 2 घंटे का स्क्रीन टाइम मिला है, अब स्क्रीन टाइम में फ़ोन भी है, स्क्रीन टाइम में लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है, टेलीविज़न भी है, और उससे ज़्यादा अगर आप उस स्क्रीन टाइम देते हो तो दिमाग पर असर पड़ता है। किताबें बेस्ट मीडियम है। हम भी आज भी मुझे तो ऑनलाइन से अभी भी उतना ज़्यादा लेकिन करना पड़ता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक हो मैं किताबें पढूँ, और बच्चों को भी यही प्रेरित करूँ कि आप किताबें पढ़ें। पेरेंट्स उनको पढ़ के सुना भी सकते हैं, इनैक्ट कर सकते हैं। ये एक नया वातावरण बन रहा है जिसमें बच्चे को लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ घर पर मिलती हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और ये एक तरह से हमारे लिए, मैं तो कहूँगा, एक वरदान है कि हमें लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ घर पर बच्चों को साथ देखने से मिल रही हैं। जी। जी, डॉक्टर साहब जैसा आपने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि क्या-क्या लक्षण बच्चों में होते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कब पेरेंट्स को अलर्ट हो जाना चाहिए कि बच्चे में इस तरह का संक्रमण हो सकता है? किस तरह की चीज़ें शुरुआत में दिखती हैं बच्चों में, जिससे कि ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह का संक्रमण हो सकता है या जाँच करानी चाहिए या कुछ मेडिकेशन देना चाहिए? अब जाँच कराने को लेकर ये है कि जब भी बच्चे को टेस्ट कब कराना चाहिए? एक तो है कि बच्चे को संक्रमण है, बुखार आ रहा है, 2-3 दिन से ज़्यादा, 3 दिन से ज़्यादा कहते हैं बुखार आ रहा है, और अगर फैमिली मेंबर्स पॉज़िटिव हैं और बच्चे को लक्षण है, इन तीनों में से कोई भी चीज़ है तो टेस्ट कराना चाहिए। अब पेरेंट्स थोड़े हेजिटेंट हैं टेस्ट कराने में, अपना टेस्ट फिर भी एक बार को करा लेते हैं, लेकिन वो एक थोड़ा कष्टप्रद तो होता ही है, वो नाक में डाल के, तो उनको लगता है बच्चे को इससे ना कराएँ तो बेहतर है। तो अगर नहीं भी कराएँ तो इस कराना किस लिए ज़रूरी है? कराना क्योंकि बच्चे में लक्षण ज़्यादा नहीं होंगे, और बहुत कम अनुपात ऐसे बच्चों का होगा जिनमें बीमारी बढ़ेगी। लेकिन कराना इसलिए ज़रूरी है कि ये प्रूव हो जाए कि बच्चे में इन्फेक्शन नहीं है, तो ये इसको दूसरे को ट्रांसमिट नहीं करेगा। इसलिए वो आरटी-पीसीआर का टेस्ट कराना आवश्यक होता है। तो कोई भी लक्षण दिखने पर टेस्ट करा लें। अगर टेस्ट पॉज़िटिव निकलता है तो बच्चा ठीक है, और उसे घर पर ही आप रखें। जैसा कहा गया कि पौष्टिक भोजन, और अगर बुखार है तो बुखार के लिए सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट, जिसमें पैरासिटामॉल की टैबलेट या सिरप ये देते रहें। उसको पानी खूब पिलाएँ, हाइड्रेशन ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, बहुत ठंडा पानी ना दें, या बहुत ठंडी चीज़ें ना दें, और एक पल्स ऑक्सीमीटर से बच्चे का ऑक्सीजन लेवल लगातार चेक करते रहें। वो बहुत आवश्यक है।
अगर आपको पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन का लेवल 95% से नीचे आता है तो चिकित्सक से संपर्क करें। बच्चे को थोड़े बहुत ऐसे लक्षण होने पर डॉक्टर के पास ना ले जाएँ, क्योंकि डॉक्टर की क्लिनिक भी एक बहुत बड़ा, बाहर जहाँ भी निकलेंगे एक बहुत बड़ा सोर्स है जहाँ से इन्फेक्शन हो सकता है, और आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशन उपलब्ध है। तो माइल्ड बीमारी में कोशिश करें कि ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरू कर दें, और चिकित्सक को अपने संपर्क में रखें, लूप में रखें, बताते रहें कि क्या-क्या प्रोग्रेस हो रही है, और ऑक्सीजन लेवल अवश्य मॉनिटर करते रहें। ये बहुत जी, आवश्यक है। जी। तो डॉक्टर साहब ऐसी कौन-सी स्थिति होगी जब आप ये सजेस्ट करेंगे कि बच्चे को अस्पताल ले जाएँ या फिर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति बच्चों में आम तौर पे नहीं होती है क्या इस जो संक्रमण होता है उसमें? आम तौर पर नहीं होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि होती नहीं है। बच्चों में भी गंभीर बीमारी देखी गई है, और गंभीर बीमारी बच्चों में होती है। तो जैसा मैंने कहा कि अगर 95% से नीचे ऑक्सीजन का स्तर आ रहा है, तो आप उसको चिकित्सक के पास अवश्य ले जाएँ, क्योंकि और भी चीज़ें देखनी होंगी कि बच्चा किस तरह से बिहेव कर रहा है, शरीर में और क्या जो सिस्टम्स हैं, वो ठीक हैं या नहीं है। तो यही मैं जी, कहूँगा। जी। डॉक्टर साहब अगर मान लीजिए बच्चे में संक्रमण हो जाता है और घर पर अगर उसका इलाज कर रहे हैं तो उसमें एक दिक्कत ये आती है कि बच्चों का मन बहुत कोमल होता है और ऐसे में एक तो इस तरह से के संक्रमण को लेकर के जो डर सा बना हुआ है, उसके बाद जिस तरह का माहौल मान लीजिए घर के लोग अलग हैं, उसको अलग रख रहे हैं, तो उस समय जो बच्चों का एक मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है, उसको किस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए? क्या उस वक़्त पेरेंट्स कर सकते हैं कि बच्चे जो हैं मानसिक रूप से भी ठीक रहें और इसका मुकाबला कर सकें? देखिए, 3 तरह की स्थिति हो सकती है बच्चा अगर पॉज़िटिव है, कि माँ भी पॉज़िटिव है, बच्चा भी पॉज़िटिव। माँ पॉज़िटिव है, बच्चा नेगेटिव है, और फिर बच्चा पॉज़िटिव है और पेरेंट्स नेगेटिव है। 3 तरह की सिचुएशन है। तो मैं तीनों तरह का आपको बताऊँगा। अगर माँ और बच्चा दोनों पॉज़िटिव हैं, तो बच्चा माँ के साथ रह सकता है। जब तक कि माँ बहुत सीरियस ना हो, और अगर अस्पताल जाने की नौबत ना पड़े, घर पर अगर हैं, तो वो साथ में रह सकते हैं। छोटा बच्चा यदि है, तो छोटे बच्चे को माँ दूध भी पिलाती रह सकती है, और ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये देखा गया, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी ये बताया, कि ब्रेस्ट फीडिंग ना कराने से ज़्यादा नुकसान है, बजाए इसके कि कोरोना उसको हो जाए। तो ब्रेस्ट फीडिंग अवश्य कराते रहना चाहिए। अब मदर पॉजिटिव है और बच्चा नेगेटिव है, तो माँ बच्चे का केयर कर सकती है अगर और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन यही है कि अपना मदर को थोड़ा सैनिटाइजेशन, प्रॉपर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग करते रहें। बच्चे को आइसोलेट करना, जिस तरह हम आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को कि हम कमरे में बंद हो गए, 10 दिन हम निकलेंगे नहीं, हमारे लिए संभव है, बच्चे के लिए संभव नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। तो बच्चे को बीच-बीच में पेरेंट्स की केयर चाहिए, उनसे बात भी करना चाहिए, लेकिन जब आप जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप मास्क या पीपी थोड़ा-सा पहन के और आप बच्चे के साथ इंटरैक्ट करें, उसको उपयुक्त किताबें दें इंटरैक्शन के लिए, एक टाइम टेबल बना दें, वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, पूरा दिन किस तरह से बिताया जाए। एक समय सारणी बना के बच्चे को देंगे तो अच्छा रहेगा, और उसमें ठीक है 1 घंटे आप खेल रहे हो, आप बाहर से भी खेल सकते हो। थोड़ा देर आप बाहर से खेलें ऑनलाइन, है ना? एक अंदर स्क्रीन है, एक बाहर है, और थोड़ा आप सामने डिस्टेंस रख के भी देख सकते हो। ये थोड़ी-सी दिक्कतें होती हैं बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों का आपने कहा ठीक कहा, मन बड़ा कोमल होता है, और बच्चों के ऊपर जो साइको सोशल इश्यूज़ होते हैं उसका दूरगामी प्रभाव भी पड़ते हैं। क्या डॉक्टर साहब कि इस तरह की जो खबरें हैं उनसे थोड़ा-सा दूर रखना चाहिए बच्चों को कि जो क्रिएटिव चीज़ें हैं उनमें बच्चों को ज़्यादा लगाना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक आपने कहा। बच्चों को नहीं, मैं तो अपने आप को भी कहता हूँ कि मैं थोड़ा न्यूज़ कम सुना करूँ या कम देखूँ, तो मुझे जी। कम डिप्रेशन होता है। हालाँकि हमें पता है क्या हो रहा है, तो एक बार जो चीज़ सुन लेंगे, आम तौर पर वही दोहराई जाती हैं, और इस तरह की चीज़ें सुने ना आपके चैनल से कि कोरोना को हराना है, पॉज़िटिव चीज़ें सुनें, पॉज़िटिव जी। बहुत अच्छी पहल है इंडियन साइंस चैनल की, ये सीरीज़ के ज़रिए, जिससे कि हम घर-घर में ये फैला सकते हैं। जैसे अब इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की तरफ से हमने एक पैरेंटल गाइडलाइन रिलीज़ की।
उस पेरेंट गाइडलाइन में करीब 17-18 सवाल हैं जो अमूमन पेरेंट्स पूछते हैं, और उसको हमने पूरे व्हाट्सएप के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए फैलाया ताकि पेरेंट्स उसे पढ़ें। जी, डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने हम लोगों को दी, और खासकर वो जानकारी जो आजकल सभी पेरेंट्स और घर में लोग जानना चाहते हैं, वो जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका इस पूरी जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। और इंडिया साइंस के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन कोरोना को हराने के लिए जो भी ज़रूरी जानकारी है, वो हम आपके साथ लगातार लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया।